चलिए, तो आज का टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। आज हम अन्योन्य प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़े थे, वहाँ पे हम पढ़े हैं कि अगर किसी इंडक्टर में करंट पास करवाया जाए और करंट का मान में चेंजेस करें, है ना, या तो करंट का मान को बढ़ा दे या फिर करंट का मान को घटा दें, तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट पैदा होती है और वो इंड्यूस्ड करंट प्राइमरी करंट को अपोज करती है ना। और इस फिनोमेना को क्या कहते थे? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। उसका वहाँ पे हम सेल्फ इंडक्शन का कोएफिशिएंट भी देखे थे, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, जिसको हम स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है उसको हम पहले समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हम दो कॉइल लेते हैं या फिर दो इंडक्टर लेते हैं। एक का नाम हम क्या रखे हैं? प्राइमरी इंडक्टर, और दूसरे का नाम क्या रखे हम? सेकेंडरी इंडक्टर रखे हैं ना। हम क्या किए कि प्राइमरी इंडक्टर को एक बैटरी से लाके जोड़ दिए और साथ ही एक कंट्रोलर लगा दिए। इस कंट्रोलर से हम धारा का मान को बढ़ा सकते हैं या फिर धारा का मान को घटा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि इस कंडक्टर से, इस बैटरी से इस इंडक्टर में कितना करंट पास कर रहा? IP, है ना। इससे पहले इसमें करंट कितना था? 0। जैसे हम यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं और जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो इससे करंट पास होना शुरू हुआ और कुछ देर के बाद इसमें कितना करंट आ गया? IP, है ना। IP यानी कि प्राइमरी कॉइल में करंट IP। क्लियर है यहां तक के? अब ये IP का मान 0 से IP होने में करंट कुछ ना कुछ बढ़ा होगा। जैसे हम किसी इंडक्टर से 2 एम्पियर करंट पास हो रहा, तो वो 2 एम्पियर एक बार में तो होता नहीं है, 0 से 2 तक के होने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। तो उस दौरान करंट का मान 0 से 1 हुआ, है ना, 1 से 1.2 हुआ, 1.3 हुआ, इस तरह से फिर 2 पहुंच गया। तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है? करंट का मान इंक्रीज कर रहा। तो जब करंट का मान इंक्रीज करेगा तो ये इंडक्टर अपने चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो करंट इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा और जिसके कारण क्या होगा? फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मान लो कि इसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है वो कुछ इस तरह से है। मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इधर देखें तो कुछ इस तरह से है और ऊपर देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से है। यानी कि ये जो इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड के अंदर ही हम दूसरे कॉइल को लाके रखते हैं। ऐसा नहीं कि इस दूसरे कॉइल को हम रख दिए पाकिस्तान में और इसको रखे इंडिया में, है ना। तो ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल एकदम क्लोज होना चाहिए, ठीक है, और इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ही आना चाहिए, तब तो इसके साथ फ्लक्स लिंक होगा। तो होता क्या है कि जैसे हम I का मान को बढ़ाते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बढ़ता है, जिससे इस कॉइल से रिलेटेड जो फ्लक्स होती है वो फ्लक्स का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अभी जब इसमें करंट पास नहीं हो रहा था तो इसका फ्लक्स क्या था? 0। फ्लक्स क्या था? 0। जैसे इसमें करंट पास होने लगा तो मान लो कि इसका फ्लक्स हो गया φ। तो 0 से φ यानी कि फ्लक्स चेंज हुआ। तो जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल में इंड्यूस्ड EMF आ जाती है। फैराडे का लॉ यही नहीं था? फैराडे ने क्या बोला था कि जब किसी कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स में परिवर्तन आता है तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड EMF, प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाती है, और यदि कॉइल बंद परिपथ हो तो उसमें धारा प्रवाहित होता है। तो हमने क्या किया? इस कॉइल से एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। अब जैसे इस I का मान को हम इंक्रीज करते हैं, I का मान को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, I का मान को बढ़ाते हैं, फ्लक्स बढ़ता है ना। और जब फ्लक्स बढ़ता है तो गैल्वेनोमीटर जो है पहले ऐसे था, अब ये डिफ्लेक्ट होकर के इस तरफ आ गया। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ यानी कि धारा बह रही है, तो इसमें धारा आ जाता है। इसमें धारा किसके कारण आया? इस I के बढ़ने के कारण आया। इसमें धारा किसके कारण आया? I के बढ़ने के कारण। अगर इसमें धारा ऐसे बह रही तो इसमें धारा किधर बहेगा? अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा, जो इसका अपोज करेगा, है ना। अच्छा, दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि मान लो इस I को हम डिक्रीज कर रहे हैं। I को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। तो अगर हम I को डिक्रीज करेंगे तो भी यहां पे फ्लक्स डिक्रीज होगा। अभी देखो I बढ़ रहा था, बढ़ के IP हुआ तो फ्लक्स 0 से कितना हो गया? φ। 0 से कितना हो गया? φ हो गया। अब हम इस IP को 0 कर रहे हैं, मतलब घटा रहे हैं। धारा को क्या कर रहे हैं? हम डिक्रीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो जैसे हम IP से करंट को 0 करेंगे तो फ्लक्स भी तो φ से 0 होगा, है ना।
जब हम आई पी को जीरो के तरफ लेके आ रहे हैं, करंट को हम घटा रहे हैं, तो फ्लक्स भी क्या होगा, फाई से जीरो होगा, तो फ्लक्स भी घट रहा, तो जब फ्लक्स घटेगा तो इसमें जो करंट पैदा होगा, इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। पहले अगर इसमें ऐसे धारा बह रहा था तो अब ऐसे बहेगा, ठीक है। यानी कि अभी जो पहले वाले सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर में इधर डिफ्लेक्शन हुआ था, तो इस बार किधर डिफ्लेक्शन होगा, इस तरफ डिफ्लेक्शन होगा। समझ में आया पूरा प्रोसेस कि क्या होता है कि एक कॉइल में यदि धारा का मान को हम बढ़ाएं या फिर घटाएं, तो बगल में जो कॉइल बैठा हुआ है उसमें भी क्या होता है, उसमें उससे रिलेटेड फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट पैदा होती है, और ये घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण, है ना। ये अपने पे डिपेंड नहीं करता है, किसी और पे डिपेंड करने वाला है ना। जैसे कमा करके लेके आए और ये सिर्फ खाने वाला है, सब कुछ कौन करेगा, प्राइमरी कॉइल। बढ़ने का काम कौन करेगा, प्राइमरी कॉइल। इसमें करंट पैदा होगा, घटेगा तो भी पैदा होगा, बढ़ेगा तो भी पैदा होगा, और साथ ही साथ वो इसके करंट को अपोज भी करेगा, है ना। खा भी रहा और उसी को रुला भी रहा। चलिए तो लिखिए, इसका हम डेफिनेशन लिखा देते हैं, अन्योन्य प्रेरण। एग्जाम में अगर डिफाइन करने के लिए आएगा तो इस तरह से आप लिखिएगा, किसी एक कॉइल में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से, किसी एक कॉइल में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से पास रखी दूसरी कॉइल, किसी एक कॉइल में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करने से पास रखी दूसरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसमें हम क्या कर रहे हैं, धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, तो इस कॉइल में क्या आता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल आता है, ठीक है। पास रखी दूसरे कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो एक में हम करंट में परिवर्तन लाए तो दूसरे कॉइल में प्रेरित धारा आ गई, ये घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण। अच्छा, इस घटना के प्रिंसिपल पे, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर देखते हैं ना, बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर जो लगा होता है पोल पे, वो ट्रांसफार्मर किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, किसके सिद्धांत पे काम करता है, अन्योन्य प्रेरण। उसमें भी वैसे ही होता है कि एक कॉइल को हम मेंस से लाके जोड़ देते हैं, है ना, जो कि ऐसा समझ लो कि इनपुट जो आ रहा है, ठीक है, इनपुट आ रहा, उसको हम लाके जोड़ दिए। अल्टरनेटिंग सोर्स होता है, वो बार बार करंट फ्लक्चुएट कर रहा है ना, बार बार करंट का मान बढ़ रहा या फिर घट रहा, ठीक है, जिसके कारण उसमें एक सेकेंडरी कॉइल होता है ट्रांसफार्मर में, कुछ इस तरह से कि एक प्राइमरी कॉइल होता है ट्रांसफार्मर में ऐसे, यहां पे क्रोड लगी रहती है और इसके नीचे में एक सेकेंडरी कॉइल होता है इस तरह से, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, ये वाला है सेकेंडरी, ये वाला है प्राइमरी। इसमें इनपुट ला करके जोड़ दिया गया, ठीक है, और बार बार इसमें क्या हो रहा, धारा का मान में परिवर्तन हो रहा, जिसके कारण इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाती है और वही सप्लाई के रूप में हमको मिलता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे। जैसे चोक कुंडली कल पढ़े थे ना, तो चोक कुंडली किसके सिद्धांत पे काम करता है, स्वप्रेरण पे। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण पे। दो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए, तो लिखिएगा, लिख लेना एक पॉइंट बना करके, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए देखते हैं अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है,
कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। सेल है, प्राइमरी कॉइल, करंट कितना पास हो रहा, आईपी, और यही करंट में चेंजेस होता है जिसके कारण दूसरे कॉइल में इंड्यूस्ड करंट आ जाती है, ठीक है, ये है सेकेंडरी, ठीक है, इस तरह से। यही तो था फिगर अभी। इसमें क्या हुआ, चेंजेस हुआ तो फ्लक्स में चेंजेस हुआ, और जब फ्लक्स में चेंजेस हुआ तो इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, है ना। तो ये जो फ्लक्स में चेंजेस है, इसके कारण जो फ्लक्स बन रहा है वो फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा, आई पे। अगर आई का मान को हम बढ़ाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर आई का मान को घटाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। तो मेनली रूप से ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स जो कॉइल बना रहा फ्लक्स को, ये फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, आई पे। या फिर इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, ये कॉइल से रिलेटेड जो फ्लक्स बन रहा है वो फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे। आई को बढ़ाएंगे इसका फ्लक्स बढ़ेगा, आई को घटाएंगे फ्लक्स घटेगा, और उस तरह से यहां पे करंट बनने वाला है। तो ऐसा करके लिखिएगा कि लिखना सेकेंडरी कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, सेकेंडरी कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, इसको हम फाई एस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, फाई एस। ये कॉइल से रिलेटेड जो फ्लक्स पास कर रहा है उसका नाम हम क्या रखें, फाई एस रखें, है ना। इसका फाई पी हो सकता है, इसका फाई एस हो सकता है। तो क्या लिखे, सेकेंडरी कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स फाई एस, फाई एस। और ये जो फाई एस है ये किस पे डिपेंड करता है, ये फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा, आई पी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पी पे, यानी कि प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित धारा पे। फाई एस प्राथमिक कॉइल में, यानी प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित धारा आईपी के, प्रवाहित धारा आईपी, ब्रैकेट में लिखिएगा आईपी के समानुपाती होता है। इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा, इसको घटा रहे तो ये भी घट रहा है ना। यानी कि फाई एस जो है वो आई के क्या है, समानुपाती है। फाई एस जो है आई के समानुपाती, नीचे लिख लेना अर्थात करके कि फाई एस आई पी का समानुपाती है, ठीक है। अब अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट डालेंगे, है ना, ये तो अपना आदत है। तो फाई एस को, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाए तो कांस्टेंट क्या डाले, यहाँ पे एम डाले हैं। तो फाई एस बराबर क्या हो गया, एम आई, जहां एम क्या है, नियतांक, कांस्टेंट है ना, जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो फाई एस बराबर क्या हो गया, एम आई, जहां एम क्या है, नियतांक है, और जिसे क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अगर हम एम का वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, फाई एस बाई आई पी, यहां पे आई नहीं आई पी होगा, किसके किसके समानुपाती, आई पी के। तो आई पी यानी प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित धारा। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, फाई एस, सेकेंडरी कॉइल में उत्पन्न होने वाली फ्लक्स और प्राइमरी कॉइल में दी गई धारा, दोनों का रेशियो क्या है, एम है, ठीक है। क्या, हाँ, अन्योन्य प्रेरण गुणांक एम बराबर फाई एस बाई आई। अब अगर इसमें ऐसा सोचो कि आई का मान 1 एम्पियर हो जाए, आई का मान क्या हो जाए, 1 एम्पियर, इफ आई पी इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, फाई एस हो जाएगा। यानी कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसको कहेंगे, फ्लक्स को कहेंगे। जो भी फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में आ रहा उस फ्लक्स को क्या कहेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहेंगे। यानी कि यदि प्राइमरी कॉइल में एकांक धारा 1 यूनिट करंट पास हो रहा हो तो जो फ्लक्स बनेगा सेकेंडरी कॉइल में वही अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाएगा, ठीक है। यदि एकांक धारा प्राइमरी कॉइल में प्रवाहित हो रही है तो जो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स बनेगा वही फ्लक्स क्या कहलाएगा,
अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाएगा। क्लियर है? अब अगर हम इसको फैराडे के नियम से, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ में रिलेट करें तो क्या होने वाला है? ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यानी कि ये जो E है ये किस में आता है? प्राइमरी कॉइल में या सेकेंडरी कॉइल में? ईएमएफ जो बन रहा है सेकेंडरी कॉइल में बन रहा है ना। ईएमएफ किस में बन रहा? सेकेंडरी कॉइल में। तो ES इज इक्वल टू माइनस डी, और यहां पे हम फाई एस ले लेंगे क्योंकि चेंजेस किस में हो रहा? फ्लक्स में हो रहा। तो फाई एस, और फाई एस का वैल्यू क्या आया है? MIP, यानी कि MIP बाई क्या हो जाएगा? DT। ठीक है, तो ES इज इक्वल टू M को बाहर निकाल लिए, M DIP बाई DT। ये आ गया दोनों के बीच में रिलेशन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और फ्लक्स के बीच, अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बीच में रिलेशन। किसमें? हाँ, इसका भी होगा, लेकिन इसमें आ रहा प्रेरित धारा किसमें आ रहा? सेकेंडरी कॉइल में। और हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि ये जो स्वाप्रेरण गुणांक हो या फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, कि ये फाई पे डिपेंड करता होगा या आई पे डिपेंड करता होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये कॉइल के डायमेंशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कॉइल के डायमेंशन पे, साइज पे डिपेंड करेगा, है ना। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करेगा, फेरों की संख्या पे। उसके बाद क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा, है ना। तो ES बराबर क्या आया? माइनस M DIP बाई DT। यहां से हम चाहे तो M का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ES DT बाई DIP आ जाएगा। अच्छा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होगा? जिस तरह से हम कल पढ़ रहे थे, तो स्वाप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या था? हेनरी। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का भी मात्रक क्या होगा? हेनरी होगा। प्रेरकत्व का मात्रक, इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है? हेनरी। तो स्वाप्रेरण हो या अन्योन्य प्रेरण हो, दोनों का मात्रक क्या होगा? सेम रहेगा, है ना। तो लिखिएगा, नीचे पॉइंट बना के लिख लो यहां पर, ताकि याद रहे। क्वेश्चन में कभी कभी स्वाप्रेरण पूछ लेते हैं, कभी अन्योन्य प्रेरण, और कभी प्रेरकत्व ही पूछ लेगा। ठीक है, अन्योन्य रहे, स्वाप्रेरण रहे, सेल्फ रहे, म्यूचुअल रहे, इंडक्टर रहे, कुछ भी रहे, मात्रक क्या देना आपको? हेनरी। कुछ भी का मतलब रेजिस्टेंस भी रहेगा तो नहीं दे देना, है ना। तो लिखना पॉइंट बना करके, अन्योन्य प्रेरण का अन्योन्य प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है। अरविमा कल बताए थे ML2 T-2 A-2 होता है। ठीक है, वीमा क्या हो जाएगा इसका? ML2 T-2 A-2। चलिए, क्लियर हो गया अन्योन्य प्रेरण पूरा। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है ना। EMF के साथ उसका रिलेशन क्या होता है, कुछ भी रहेगा क्वेश्चन में, जैसे I दे दे, टाइम के साथ चेंज हो रहा, क्योंकि I चेंज होगा तभी तो EMF बनेगा। अगर I चेंज हो रहा टाइम के साथ में, है ना, और कॉइल का स्वाप्रेरण गुणांक भी पता है, तो उस कॉइल में कितना EMF आ रहा है वो हमको फाइंड करना है। तो M का मान किस में रहेगा? हेनरी में। जैसे स्वाप्रेरण गुणांक या फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक 10 हेनरी है, 0.1 हेनरी है ना। कॉइल संबंधित करंट I इज इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ 180 या फिर 2T स्क्वायर प्लस 3T, इस तरह से कुछ भी दे सकता है T के साथ में, और चेंज हो रहा बार बार, टाइम के साथ में चेंज हो रहा, तो आपसे EMF पूछेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा। चलो ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अन्योन्य प्रेरण कंप्लीट हो गया। आगे हम एडी करंट पढ़ेंगे। भंवर धारा क्या होता है, भंवर धारा का उपयोग क्या है, यूज ऑफ एडी करंट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।